मैंने 1 हेक्टर की जो आमदनी थी 96 में, वो मैंने 1 लाख रुपया 1 हेक्टर से बचत वहां दिखाई थी। इनोवेटर सीरीज के आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे इनोवेटर जुड़े हैं जिन्होंने खेती में एक ऐसे विधि का आविष्कार किए हैं जिसके बारे में आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे। और उनका यह दावा है कि वो 1 लीटर पानी से पौधे उगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के इनोवेटर सुंदराम वर्मा जी से और जान लेते हैं कैसे 1 लीटर पानी से पौधा उगाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे एक इंसान है जिन्होंने इतनी अच्छी एक तकनीक आविष्कार किया है जिसके वजह से जहाँ पे पानी की कमती होती है वहाँ पे किसान भाइयों को बहुत मदद मिलता है। तो आइए स्वागत करते हैं सुंदरम वर्मा जी का हमारे चैनल में। सर नमस्कार। नमस्कार। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं किसान हूँ और हमेशा से मेरा परिवार खेती करता आया है। मेरी इस समय अवस्था 72 साल से ज़्यादा है थोड़ी, और 1972 में मैंने बीएससी कर लिया था विज्ञान और गणित के साथ। तो उसके बाद में मैंने खेती का धंधा चुना। मैं कहीं सर्विस जॉब नहीं किया और मैं ज्वाइन भी नहीं किया। और इसके बाद में उस समय बहुत कम पढ़े लिखे किसान खेती करते थे। तो हरित क्रांति का दौर था, विज्ञान मेरा विषय था, खेती मेरी पैतृक धंधा होने के कारण से कोई तकनीक समझने का कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मैं सीधी नई तकनीकों का, नए बीज और नए खाद और नए तरीके से उसको खेती करना, तो ये मेरे शुरुआत हुई। और बहुत जल्दी मैं एक राज्य स्तर पर युवा किसानों की श्रेणी में आ गया। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके पास बेहतर योग्यता थी, ठीक है, मानते हैं कि आपका फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से फार्मिंग आपके फैमिली में था, लेकिन उसके बावजूद बेहतर योग्यता जब किसी की होती है, हम बंदा सोचता ही है कि आगे काम करेंगे, बेहतर जगह जाएंगे। तो आपने फिर फार्मिंग का ही क्यों सोचा, और फार्मिंग में भी ये तकनीक का आइडिया कैसे आया, कैसे, क्या प्रेरणा थी आपकी? देखिए, ऐसा होता था, मेरे चाचा जी अध्यापक थे प्राथमिक शाला में। अच्छा। और जो हरित क्रांति शुरू हुई तो कि कैसे शुरू करें, कैसे लोगों के पास पहुंचे, तो सबसे अच्छा माध्यम था कि हर गांव में अध्यापक होता है। तो अध्यापक में ब्लॉक लेवल पर जो खेती की जितनी भी पत्रिकाएं होती थी वो आती थी, और उनको जब भी अध्यापकों का कार्यक्रम होता था तो वो पढ़ते थे। चाचा जी की खेती में उनका भी इंटरेस्ट था तो वो साथ लेके आते थे। अब मैं विज्ञान का विद्यार्थी था तो उसकी जो तकनीक है वो मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि वो सब चीजें नहीं होती थी। उस जमाने में बीज आता था, बीज के बारे में जानकारी वो भी नया, कोई तकनीक हो वो भी नया। तो मेरी रुचि इतनी हुई कि इस खेती में आगे बढ़ने के बहुत सारे चांस है और हमें कोई नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। खेती में भी हम इतना कर सकते हैं कि बहुत अच्छा ये आमदनी भी ले सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरी खेती में रुचि हो गई। और मुझे 1982 में नेशनल यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स के लिए पूसा नई दिल्ली में राजस्थान के कृषि विभाग की ओर से भेजा गया था जी। और उसके पहले मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके संपर्क में इनके सारे प्रशिक्षण कर चुका था। अच्छा। तो वहां जाकर मैंने देखा कि वहाँ राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक थे पूसा में। तो वहाँ ड्राई फार्मिंग देखी। तो ड्राई फार्मिंग में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बरसात बरसती है उसकी नमी को जमीन में रोककर और सर्दियों की फसल ली जाती है बरसात के बाद। लेकिन राजस्थान में तो बरसात इतनी कम होती थी कि वो बरसात वाली फसल के लिए कम होती थी, तो इसलिए वो संभव नहीं थी कुछ एक विशेष क्षेत्र को छोड़कर। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम इस तकनीक को हम पेड़ों पे अप्लाई करें, क्योंकि पेड़ों की जड़ें भी मजबूत होती है, पेड़ खुद भी कम पानी वाले होते हैं फसलों की बजाय, और पेड़ों की जड़ें तो 1 मीटर 2 मीटर तक बढ़ जाती है जहाँ नमी मिलती है उनको। बाकी फसलों की जड़ें तो आमतौर पे 1 फीट ही होती है।
तो शायद इसमें सफलता मिलेगी और मैं उसमें सफल हुआ। 10 साल तक कई प्रयोग किए और एक तकनीक तैयार कर दी कि हम 1 लीटर पानी में राजस्थान में पौधे लगा सकते हैं। और पौधे और जगह भी लगाए हैं, राजस्थान के अलावा भी लगाए हैं, लेकिन राजस्थान में बहुत अच्छी तरह से हज़ारों पौधे एक जगह लगाए हैं, तो वो बहुत अच्छे पनप रहे हैं। साथ में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जो अपने राजस्थान में देसी फसलें थी, उसका मैंने संरक्षण किया। उन सब चीज़ों को इकट्ठा 20 साल पहले किया। आज तो वो किस्में कहीं है ही नहीं, किसी किसान के पास में है ही नहीं, लेकिन उस समय सब बोते थे। उन किस्मों का संरक्षण किया, कैरेक्टराइजेशन किया, फिर जेन बैंक में उसको जमा कराया। जहाँ 100 साल तक बीज उग सकता है, ऐसी वहाँ सुविधा है बीजों के लिए, संरक्षण के लिए। तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी निकली जो बहुत विकसित किस्मों से भी अच्छी थी, कम नहीं थी, और गुणवत्ता में उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। पैदावार में बराबर थी, लेकिन गुणवत्ता में ज़्यादा थी। तो ऐसी किस्मों के कारण से उनमें कोई न कोई विशेषता होती थी। तो ऐसी किस्में ज्वार में, चने में, मिर्च में, धनिया, मेथी, सब चीज़ों में ये किस्में तैयार मिली। और इन चीज़ों से इन चीज़ों में कुछ जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई उनकी, और वो मतलब भारत सरकार द्वारा आइडेंटिफाई। इसके साथ में वाटर हार्वेस्टिंग की एक बहुत अच्छी तकनीक विकसित की कि कहीं भी हम खेत में अपना पानी इकट्ठा कर सकते हैं। पेड़ लगाएं या बगीचा लगाएं, तो उनके बीच की जो खाली जगह होती है उसमें हमने मल्चिंग का प्रयोग करके अपने बगीचे, 1 हेक्टेयर के बगीचे से 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा किया, और हर साल करता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं 95 में हनीबी नेटवर्क के संपर्क में आया, और उन्हीं के माध्यम से इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस 96 यहाँ विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई थी, उसमें मेरा भाषण हुआ था। अच्छा। तो हाँ, तो एक मैंने जो भाषण तैयार किया, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं इतने लोगों के सामने कैसे बोल पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे 30 साल सर्विस हो गई, प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे तो वहाँ इंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। आपको बोलना है, इतना एक सौभाग्य कहाँ मिलता है। हम भी ये समझेंगे कि हमारा सौभाग्य है, हमारा किसान वहाँ जाकर बोलेगा। तो इस तरह से उसमें जब मैंने प्रेजेंट किया था, तो मैंने 1 हेक्टर की जो आमदनी थी 96 में, वो मैंने 1 लाख रुपया 1 हेक्टर से बचत वहाँ दिखाई थी, पेश की थी। अच्छा। पूरी आंकड़ों के साथ। अच्छा। और उस समय एक साइंटिस्ट को 4000 रुपये मिलते थे। आप ये देखिए, आज तो 1.5 लाख 2.5 लाख के बीच में मिलता है। तो उस समय उसी कारण से मैं अपने नए अनुसंधान कर सका, क्योंकि मेरी आमदनी कोई कम नहीं थी, किसी भी स्तर पर कम। तो आपका जो ये यूनिक है टेक्निक, आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं कि क्या क्या जरूरी चीजें होती है, कैसे करते हैं आप, बताइए। ये देखिए, जो ड्राई फार्मिंग टेक्निक है जी, उसको थोड़ा उन्नत किया है। अच्छा। कि पहले तो ये देखें कि पानी बरसता है वो कितना होता है, जमीन में अवशोषित होता है वो कितना होता है, और फिर उसको वहीं जमीन में कैसे रोकना, ये तीन बातें हैं। अच्छा। तो जो मुख्य रूप से एक तो घास उगता है, उससे बाहर निकलता है, और दूसरा कारण कि जब जमीन पड़ी हुई होती है तो भूमिगत जल में थोड़ी बहुत वाष्प बनती है, और जब वो बाहर निकलती है तो एक सुराख का रूप लेती हुई, बनाती हुई आती है बाहर। और उस सुराख से, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, इसलिए मैं समझ गया कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो एक कैपिलरी एक्शन का एक थ्योरी है कि उससे बहुत गहराई से पानी भी वो बाहर उस कैपिलरी के माध्यम से आ जाता है। पेड़ की नसें होती हैं, वो एक तरह से कैपिलरी होती है, जिसके साथ पानी के साथ भोजन घुलकर पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचता है। तो उसी टेक्निक से गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है। तो कैपिलरी एक्शन को हटा दो, उसको ब्रेक कर दो, और घास को हटा दो, तो फिर जमीन में ही रहेगा वो पानी। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही पहला मानसून बरसता है, उसके 6-7 दिन बाद में हम एक गहरी जुताई करते हैं उस क्षेत्र की जहां हमें पौधे लगाने, क्योंकि 6-7 दिन में जितने भी घास होते हैं वो उग चुके होते हैं। और उसके बाद में खेत को पड़ा रहने देते हैं। ओली जमीन हो जाती है तो वो पानी भी ज्यादा अवशोषित होगा, जो भी बरसात का बरसेगा। उसके बाद में जब बरसात चली जाती है, जैसे राजस्थान में
सितंबर में चली जाती है, और ज्यों ही जितने ईस्ट में बढ़ते जाते हैं थोड़ा थोड़ा वो लेट होता जाता है। नवंबर तक पूरे देश में मानसून चला जाता है। तो लास्ट मानसून पे एक गहरी जुताई और करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो कैपिलरी ब्रेक हो जाती है और बचा कुचा घास भी नष्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे 1 फीट की गहराई तक हम जुताई करते हैं तो गहरी जुताई मानी जाती है। अब 1 फीट की ऊपरी सतह में न तो घास है न कैपिलरी है, लेकिन 1 फीट के नीचे की जो परत है जमीन की पूरी गहराई तक, उसमें कैपिलरी बनी हुई होती है। उससे पानी बाहर आने की कोशिश करता है, तो बाहर तो आ नहीं पाता और वो 1 फीट नीचे आके इकट्ठा होता है। और अगर हम पौधा इस तरह से लगाएं कि उसकी जड़ें उस जगह हो जहाँ कैपिलरी एक्शन का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो फिर पौधे को अलग से पानी की जरूरत नहीं होती और उसी पानी से पौधा आगे पनपता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूसरी जुताई करते हैं, उसके एक छोटा सा लंबा चौड़ा या 4-5 इंच लंबा चौड़ा लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। तो 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं तो 1 फीट नीचे का हिस्सा पौधा लगाने में कवर हो जाता है, ऊपर 6 इंच बचता है, उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं, फिर कभी पानी डाल देंगे। और पौधा मई जून की तेज गर्मी में 50 डिग्री के टेम्परेचर पे ऐसा लगता है किसी झील के किनारे खड़ा हो। क्यों लगता है कि जैसे हमारे सीकर में हमारा जो क्षेत्र है उसमें 40 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसका मतलब ये है कि हर वर्ग मीटर पर 400 लीटर पानी। तो हर वर्ग मीटर पर 400 लीटर पानी है, तो वो इतना पानी होता है कि बाहर से भी नहीं दे पाते इतना। उसको अगर संरक्षित रख लें इन 2 तरीकों से जुताई करके, तो फिर कोई अलग से पानी देने की जरूरत नहीं, इसलिए वो पौधा बहुत अच्छी तरह से पनप जाता है। ये है साइंस की टेक्निक बहुत ज्यादा लाभदायक रही है। इसका मतलब है हम लोग काफी लोग होते हैं जिनके पास डिग्री होती है, लेकिन उसको काम पे लगाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक खुद से इच्छा होने की जरूरत होती है। वो आप में दिखाया सर, इसी वजह से ये संभव हुआ है ना? क्योंकि पढ़ाई तो वहाँ पे आपके साथ और भी दोस्त करते थे, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे फार्मिंग के बैकग्राउंड से कोई आए नहीं होंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से सोचा कि अगर मैं इस चीज को ऐसे करके रोक दूं पानी को, तो जाके 1 लीटर पानी के आगे जाके पानी देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये तकनीक का इजाद हुआ है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपसे ये स्टोरी सा। तो सर आप ये बताइए, जैसे आपने ये तकनीक आविष्कार किया, ठीक है, तो शुरू में किसान भाइयों ने बहुत आसानी से इसको मान लिया और सराहा और करने लगे, या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? फिर कैसे धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट किया किसान भाइयों ने? इसके बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ चारे की भी बड़ी जबरदस्त किल्लत है राजस्थान में, और जगह भी है, लेकिन राजस्थान में ज्यादा है क्योंकि ये सूखा प्रदेश है। तो यहाँ पेड़ों की भी ज्यादा जरूरत है, और बहुत सारे प्रस्ताव भी आ रहे हैं कि वन विभाग की ओर से भी आए हैं। जो मानव अधिकार आयोग है उन्होंने भी थोड़ा स्टेप लिया है कि भाई ऐसी टेक्निक है तो उसको सबको इसमें आगे आना चाहिए। तो मैं अभी यूपी गवर्नमेंट के बुलावे पर गया था वन विभाग के, तो वहाँ भी बुंदेलखंड का इलाका ऐसा है जहाँ सूखा माना जाता है, तो वहाँ हो सकता है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो सर आपकी जो तकनीक है राजस्थान में, तो डेफिनेटली इसको आप करते ही होंगे, तो क्या पूरे देश भर में भी आपने ये तकनीक किसान भाइयों को सिखाया है, या क्या है स्टेटस अभी देश भर में इस तकनीक को अपनाने पे? ये देखिए, ऐसा है कि वो राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य में जहाँ खेती होती है वहाँ पेड़ नहीं होते, क्योंकि वो ट्रैक्टर की बुआई में आड़े आ जाते हैं। ये आप पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश कहीं भी आप देख लीजिए, पहले वो जमीन की तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं सिंचाई वाली जमीन की, तो वो पेड़ को हटाते हैं। राजस्थान में कुछ ऐसे पौधे हैं, खेजड़ी है या बेर हैं, देसी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके नीचे अच्छी खेती हो जाती है। पुराने पौधों को तो वो नहीं हटाते, लेकिन राजस्थान में मैकेनाइज हो गया, पूरी की पूरी जो खेती होती है वो ट्रैक्टरों से होती है, तो इसलिए उनके भी सामने आते हैं। कोई भी किसान बीच में पौधे, जो फॉरेस्ट जो प्लांट है वो नहीं लगाते, फलदार पौधे लगाते हैं लेकिन वो नहीं लगाते। फलदार पौधे इस तकनीक से लगाते हैं तो जितना पानी दिया जाता है पुरानी परंपरागत तरीके में, उससे आधे पानी में काम चल जाएगा, क्योंकि पेड़ तो बढ़ जाएगा लेकिन फल लेने के लिए पानी चाहिए, तो पानी की बहुत कम मात्रा लगेगी इसमें, ये है इसमें। और बाकी जो मेड़ों पे जो
पेड़ लगाते हैं, जो सरकार की भी कई योजनाएं होती है उसमें, तो उसमें लगभग ये थोड़े बहुत हर साल लगाते सब जगह एक तरह से पेड़ हैं मेड़ों के ऊपर, सीमा के ऊपर। तो जगह लगाने की जगह जो है, पेड़ लगाने की जो जगह है, वो जैसे गौशालाएं हैं, पंचायतों की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है, स्कूलों की जमीन है, ये जो सार्वजनिक जमीन है ना, वेस्टलैंड इतनी पड़ी हुई है, नदियों के पेटे हैं, पूरे के पूरे खाली पड़े हैं, वो इतनी संख्या में लग सकते हैं कि हम शायद अगले पूरा अभियान भी लगाएं तो 10-20 साल लगे। ड्राई फार्मिंग का प्रचलन बहुत मामूली जो क्षेत्र में है, जो असिंचित एरिया है, उसमें अच्छी जमीन कहीं कहीं या थोड़ा बहुत पूर्वी राजस्थान में नमी ये ज्यादा रुक जाती है अच्छी जमीन में। बाकी पश्चिमी रेतीली जमीन में ये न के बराबर है, खाली इलाका भी वही है जहाँ पेड़ अच्छे लग सकते हैं। और अभी एक आजादी का अमृत महोत्सव ICR का कार्यक्रम जी सॉरी, तो उसमें ये बताया था कि जो इंडस्ट्री के लिए केवल पूरी दुनिया में 10 बिलियन जो पेड़ है वो कटते हैं। वो पेड़ चाहे किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिसने इंडस्ट्री लगाई है उसको कहीं से लेके आए, वो अपने देश से लेके आए या दूसरे देश से लेके आए, उसको लाना ही लाना है। लेकिन लगने वाले पेड़ों की संख्या आधी है, 5 बिलियन। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जितने प्रयास करने थे वो कर रहे हैं, उसके बावजूद ये स्थिति। लेकिन ये तकनीक ऐसी है कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, तो वो पेड़ों के लिए कहाँ से लाए। तो परंपरागत तकनीक में तो पानी चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 लीटर पानी का तो कोई इतना बड़ा वो इश्यू नहीं है, वो तो एक लगाने की इच्छा शक्ति चाहिए। बाकी इसमें काफी जल्दी और तेज गति से पेड़ लगा सकते। तो आपकी जो विधि है, इससे जो फसल हमें मिलता है उसकी गुणवत्ता कितनी होती है, वो आप शेयर कीजिए। यानी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है इनकी, पेड़ की बढ़वार भी जो पानी देकर करते हैं उनसे कम नहीं है, कहीं तो ज्यादा भी है। नहीं, ऐसा है कि कुछ सालों पहले ONGC ने स्टेप लिया था कि आप पौधे लगाइए, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेट्रोल से सबसे ज्यादा या डीजल से ज्यादा आती है बाहर। तो हमारा ये भी है कि उसको कम कैसे करें, और पेड़ सबसे अच्छा है। आप 1 लीटर से ही लगाते हैं तो आप लगाइए, शुरुआत करके दिखाइए हमें, लेकिन उसको कोई साइंटिस्ट वेरीफाई करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जोधपुर में हमारा बड़ा ऑफिस है, तो मॉनिटरिंग अच्छा होगा, एक उसमें जोधपुर भी होना चाहिए, उस इलाके में, वो सूखे इलाके में भी। तो हमने सीकर और जोधपुर 2 जगह चुना। और हमने एक साइंटिस्ट की बजाय थोड़ी पारदर्शिता लेने के लिए जोधपुर में बड़ा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट का, तो हमने उनको इंक्लूड कर लिया। उन्होंने 3 साल बाद में, जो उन्होंने कहा 3 साल बाद में रिपोर्ट देनी, उन्होंने तो रिपोर्ट दिया 3 साल तक देखेंगे पौधे, 1 साल लगा दिखा दिया, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। पौधे कितने सर्वाइवल 3 साल बाद कर रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी। तो उन्होंने जो पड़ेगा सर, आपने रिस्क भी लिया काफी जगह पे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उनमें ये अपने देशी पौधे, आप देखिए कहीं भी पहले के पौधे लगे हुए हैं सरकारी स्तर पर, तो हमने जो लगाए वो स्थानीय पौधे लगाए, नीम, शीशम, खेजड़ी और बेर, ये सारे भारतीय पौधे हैं, हमारे इजीली मिल जाते हैं, नुकसान भी नहीं करते हैं। उन्हीं को देखकर वो ICICI बैंक और HDFC बैंक ने थोड़ा वो ये जो 10,000 पौधे लगाए हैं वो उन्हीं के द्वारा लगाए गए। और एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली का एक बच्चा है श्री राम ग्रुप स्कूल का, जो गांव में, उसने स्टेप लगाया कि उसने भी 2000 पौधे, वो खुद ने फंडिंग की, अपने माता पिता से की, अपने दोस्तों से की। उन्होंने कहा कि आप लगाइए, और 1 लीटर से ही लगता है तो आप लगाइए, मैं लगवाता हूँ, आप इसी टेक्निक का उपयोग कीजिए। तो वो पौधे लगाए। और तो चलिए अब बात करते हैं मल्टी क्रॉपिंग की, ठीक है। तो आपकी ये तकनीक मल्टी क्रॉपिंग में कितना सफलता हासिल किया है सर? यानी अलग अलग जो पौधे हैं आजकल अब एक नया सिस्टम को ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है, और दुनिया के दूसरे देश में कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, फॉरेस्ट्री भी हो
हाँ, और उसके बीच में एग्रीकल्चर भी। एग्रीकल्चर भी हो। तो जो हम लगा रहे हैं वही उसी मॉडल से कि उसमें अलग अलग जी। फसलें भी हो साथ में, बिना कम पानी वाली, हम्म, और इसके साथ में पेड़ भी हो। एक तो ये कर रहे हैं, और दूसरा हमने एक वो क्रॉप रोटेशन भी डेवलप किया है जिसमें अलग अलग तरह की फसलें की बुआई होती है, और जिसमें दलहन, तिलहन, अनाज, सब्जियां, मसाले और ये फलदार पौधे, ये सब आ जाते हैं उसमें। और एक फसल का 3 साल में नंबर आता है। 3 साल, इस साल बोई है तो 3 साल बाद में वो बोई जाएगी, क्योंकि बीच में दूसरी सब तरह की फसलें। तो इनसे क्या होता है कि जब कोई फसल 3 साल में एक बार ही बोई जाती है तो उसमें रोग और कीट नहीं आते, क्योंकि रोग और कीट तभी आता है किसी फसल में कि उनकी सघन बुआई हो और हर साल बुआई करते रहे। तो इस तरह से मैंने ये कोशिश की, और जो नई किस्में तैयार की देसी किस्मों से, उनमें आप ये देखो, चने की किस्म तैयार की तो वो उस स्तर का मोटा दाना नहीं है, बाहर से आयात होता है, यहाँ नहीं। इसी तरह से मिर्च की जो किस्म तैयार की, उसकी कलर वैल्यू पूरे इंडिया में जो उसके बराबर या उसके आसपास 2 ही हैं और किस्म, और उसके बराबर नहीं है। उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी भी है, अपने भी यहाँ भी खाएं तो वो काफी मतलब गैस्ट्रिक वगैरह वो नहीं करती है, ऐसी मिर्च की वैरायटी। और इसी तरह से बाजरे की वैरायटी जो है, उसमें अध्ययन हुआ है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि उसमें बहुत हाई न्यूट्रिएंट हैं। जो देसी वैरायटी हैं उनमें हाईली न्यूट्रिएंट है। तो जो भी मेथी की किस्म है उसमें छाछिया रोग आता है, वो नहीं आता है। सरसों हमारे पास ऐसी है कि पूरे इंडिया में जो टॉप वैरायटियां हैं जिनमें तेल की मात्रा आप ये देखो 44% तक की, तो 40% तक की है, वही सबसे टॉप में मानी जाती है आज की तारीख में। और बाकी 35 से 40 के बीच में है। 40 वाली बहुत अच्छी मानी जाती है, हमारे पास जो है वो 44% है। तो उन देसी किस्मों में गुणवत्ता भी है, पैदावार भी अच्छी है, और हम उनको ढूंढ रहे हैं नई किस्में तैयार, जीन टेक्नोलॉजी से तैयार कर रहे हैं, जिस पर कई तरह के विरोध भी हो रहे हैं। तो जीन टेक्नोलॉजी इतनी महंगी वो टेक्निक है कि उस स्तर की जो तैयार कर रहे हैं वो हमारे नेचर में पहले से मौजूद है, केवल उनको ढूंढने की जरूरत है। अच्छा। हाँ, कि जैसे हमें बहुत तेल वाली चाहिए तो वैसी है हमारे नेचर में, जैसे बहुत सूखे वाली चाहिए, सूखा सहन करने वाली चाहिए, वो भी हमारे नेचर में है। अच्छा। लेकिन उनको ढूंढने की जरूरत है। मेरे पास ऐसी भी है कि वो बिल्कुल बहुत कम पानी में तैयार हो जाती है, सबसे कम पानी में तैयार होने वाली किस्म भी है। अच्छा। मीडियम भी है, ज्यादा पानी वाली भी है, कहीं कहीं ज्यादा पानी होता है, वो भी है। तो हम जो चीजें बहुत महंगी तकनीक से करना चाहते हैं वो हम बहुत सस्ती तकनीक से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको केवल ढूंढने की जरूरत है। हाँ। सर, एक चीज अब मुझे आपसे जाननी है, बहुत यूनिक तकनीक आपने लाए हैं, जो 1 लीटर पानी से जहाँ पे हम उर्वरता और फार्मिंग देखते हैं, तो इस टेक्निक के वजह से आपको जाहिर सी बात है पुरस्कार भी बहुत मिले होंगे। तो सर आप वो आप शेयर कीजिए, हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। अब एक तो ये है, मैंने शुरू में जिक्र किया था ना, मैं इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस में, और उसके दूसरे साल एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला कि देसी चीजों का संरक्षण करने के उपलक्ष्य में। तो मैंने देसी चीजें की, तो पहला जो अवार्ड था वो इंटरनेशनल था। दूसरे साल भारत सरकार ने पहली बार शुरू किया ICR, जगजीवन राम किसान पुरस्कार। तो वो जो इंटरनेशनल था IDRC ओटावा में थी वो संस्था, उन्होंने 3 लाख रुपए का दिया था, फिर भारत सरकार ने 1 लाख रुपए का दिया। बाद में स्टेट अवार्ड, कई और नेशनल अवार्ड भी आ गए, जो NBPGR के साथ में जो PP&FRA का है वो अवार्ड भी 3 बार मिला। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया जो DST का एक पार्ट है, और हमारे इस नेटवर्क को जो अवार्ड मिलता है वो राष्ट्रपति जी देते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले सर आप अब मुझे ये बताएं, जैसे आपने ये तकनीक तो इजाद किया ही है, तो फ्यूचर में, भविष्य में आप और कौन सी तकनीक पे काम कर रहे हैं और क्या क्या आप लाने वाले हैं किसान भाइयों के लिए? जैसे 2 बातें हैं। एक तो इन्वायरमेंट की समस्या, इस समय मैं पेड़ों का काम काफी आगे बढ़ाना चाहता हूं और मुझे सफलता मिल रही है।
कोई ज़्यादा इसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी। दूसरा काम पानी, पर्यावरण के साथ पानी की बहुत कमी है। तो मैंने जैसे बताया कि 1 हेक्टेयर के अपने खेत के 1 हेक्टेयर से मैं 20 लाख लीटर पानी हमेशा इकट्ठा हम्म, और बगीचे से इकट्ठा करता हूँ। कोई जगह नहीं रोक रहा हूँ, बगीचा लगा हुआ है, उसमें कोई उसको जगह नहीं, मल्चिंग का उपयोग करके। और इससे तो जैसलमेर में भी हम कहीं भी खेत होना चाहिए किसान के पास, और पानी तो सब जगह बरसता है। उसका कोई ये नहीं देखते कि किसका खेत अच्छा है या बुरा है या ऊंचा है या नीचा है। खेत तो जी सबके पास होते हैं, तो वहाँ कहीं भी हम एक अच्छा बगीचा डेवलप कर सकते हैं जी और बिल्कुल। उससे पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके साथ बगीचे के साथ में बचे हुए पानी से खेती भी कर सकते हैं। अब किसान के पास क्या साधन है इसका? किसान के पास तो नहीं है। आप जैसे लोग जब ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो उनके माध्यम से लोगों को जानकारी होती है, दूरदर्शन भी करता है, मीडिया में भी आता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम सब लोगों से जुड़ रहे हैं, सरकार से भी जुड़ रहे हैं, जो ये जितने भी एग्रीकल्चर से या फॉरेस्ट से जुड़े हुए कुछ संस्थान या विभाग हैं, उनसे भी हम जुड़ रहे हैं, और उनको भी थोड़ा ये एहसास है कि हाँ, ये अच्छी चीजें हैं, आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा और कर भविष्य में भी हम आपसे बिल्कुल जुड़े रहेंगे। आप आविष्कार और कीजिए, हम आपको सराहेंगे। और आपके कीमती समय में से आपको हमें समय दिए, आपने ये साक्षात्कार किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुक्रगुजार भी हैं हम आपके। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।